हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीताली। मैं आज आप लोगों के लिए आधुनिक भारत से संबंधित एक टॉपिक लाई हूँ। इस टॉपिक का नाम है 1857 के सांस्कृतिक पुनर्जागरण। मैंने पहले एक पोस्ट किया था कि 1857 की क्रांति किस कारणों से हुई, तो उसका अगला हिस्सा ये है 1857 की सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो हम इसे अच्छी तरह से देख लेते हैं। सांस्कृतिक पुनर्जागरण एक प्रकार से सक्रिय आंदोलन था। इसमें सामंतवाद का विरोध करने के साथ साथ अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों के आगे प्रश्न चिन्ह भी लगाया गया। जो अंग्रेज लोग क्या करते थे, हमें शोषण करने में लगे हुए थे, तो उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया गया। अंग्रेज लोग शोषक तो थे ही, हमारी संस्कृति को भी नष्ट करना चाहते थे। 1857 का विद्रोह एक ऐसी लहर पैदा कर गई जिससे नवजागरण की भावनाएं तेजी से विकसित होने लगी और उससे प्रभावित और प्रेरित लेखकों ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद द्वारा प्रसारित धारणाओं का खंडन किया और प्रबल विरोध भी किया। इसके साथ ही भारत में प्रचलित असंख्य कुप्रथाएं और अंधविश्वासों को दूरी करने हेतु ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन संस्था यानी इन शिक्षित लोगों ने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करते हुए उसकी जो अच्छाइयाँ है उससे मतलब भारतीयों को पूरी तरह डेवलप करने की कोशिश किया। लेकिन उनमें जो साम्राज्यवाद ये जो विचारधारा थी उसे लेकिन उन्होंने कट्टर रूप से विरोध किया। अभी आते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा 1828 को कलकत्ता में स्थापन की गई। उन्होंने राष्ट्रीय जागरण व सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में इस समाज की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए भारतीय परंपरा का विशुद्ध रूप ब्रह्मोपासना में होने का दावा किया। उन्होंने कर्मकांड, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, बाह्याडंबर, जाति प्रथा तथा सतीदाह प्रथा का घोर विरोध किया तथा नर नारी के समान अधिकारों और विधवा विवाह पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधार के साथ साथ पाश्चात्य के ज्ञान विज्ञान तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार में मूल्यवान योग दिया। 1890 में राय जी की फारसी भाषा का पुस्तक तहफतुल उल मुआहिदीन का प्रकाशन हुआ। आपने 1817 में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उनकी विचारधारा में तर्क की प्रधानता थी जो लाग, ह्यूम और रूसो के अनुरूप थे। आपने 1821 में संवाद कौमुदी पत्रिका बांग्ला भाषा में निकाली। आप नवजागरण के अग्रदूत, आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं। इसके बाद आते हैं आर्य समाज। सन 1867 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आप असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने आर्य समाज के लिए वेदों को आधार माना। उनके अनुसार वेद अपौरुषेय है और वैदिक धर्म ही सत्य और सार्वभौम है। आर्य समाज में जाति भेद और मनुष्य या स्त्री पुरुष में असमानता के लिए कोई स्थान नहीं था। वैदिक धर्म के व्याख्याता के साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दयानंद जी ने 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की और आगे चलकर प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर दयानंद स्कूल, कॉलेज आदि इन संस्थाओं ने खोले। आर्य समाज ने पत्र पत्रिकाओं, शास्त्रार्थों के अनुवाद हिंदी के लिए तथा हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही गद्य की भाषा में परिष्कार में भी इस आंदोलन का अभूतपूर्व योग है। यानी पहले क्या हुआ था, ब्राह्मण समाज में जैसे भारतेंदु युग में क्या होता है, हिंदी और मतलब खड़ी बोली और ये जो ब्रज भाषा, इन दोनों का मिश्रण भाषा का वहाँ प्रचलन हो रहा था। लेकिन आर्य समाज ने क्या किया, पूरे खड़ी बोली हिंदी को, जो शुद्ध भाषा है, जो व्याकरण संबद्ध भाषा है, उस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। तो इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी ढंग से स्कूलों की स्थापना व अंग्रेजी शिक्षा से भी समाज की आधुनिकीकरण बनाने में मदद की। प्रेस, नई अर्थव्यवस्था, यातायात
औद्योगिकरण आदि से आधुनिकता को बढ़ावा मिला। अस्पृश्यता पर जितना प्रबल आघात इस आंदोलन ने किया उतना और किसी ने भी नहीं किया। इसके बाद आता है प्रार्थना समाज। 1867 में केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। इनके प्रमुख उन्नायक महादेव गोविंद रानाडे थे। रानाडे जी सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध वे निरंतर संघर्ष करते रहे। राणा जी ने मनुष्य की समानता पर बार बार बल दिया। वो जाति पाति की प्रथा के विरुद्ध थे और अंतर्जातीय विवाह के पक्षधर थे। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बराबर बल दिया। वे पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित होने के बावजूद बिना तर्क के उसे स्वीकारा भी नहीं। वे भारतीय संस्कृति को नवीन वैज्ञानिक विचार प्रणाली के अनुरूप ढालने का यत्न कर रहे थे। इसके बाद आते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कृष्ण परमहंस के देहावसान के बाद विवेकानंद ने इसे आगे बढ़ाया। विवेकानंद का मुख्य प्रयोजन रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों को प्रचार करना था। उन्हें सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि थी। उन्होंने जाति संप्रदाय छुआछूत आदि का विरोध किया। गरीबों के प्रति उनकी सहानुभूति अत्यंत प्रगाढ़ थी। 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने भारतवासियों में स्वतंत्रता, समानता एवं एकता, बंधुत्व की सोच धारण कराने की कोशिश की। आप एक महान मानवतावादी थे। विवेकानंद ने यह प्रमाणित किया कि भारत की संस्कृति अब भी अपनी श्रेष्ठता में अद्वितीय है और हमारी परंपरा में ऐसी विशेषता है जिन्हें संसार के समक्ष गौरवपूर्ण ढंग से रखा जा सकता है। जो मतलब भारतीय क्या करते थे, हमारे जो परंपरा है उन पर हमें लज्जा आती थी, तो उन्होंने दिखा दिया कि हमारी परंपरा भी किसी से कम नहीं है। तो इसके बाद आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। इस सोसाइटी की स्थापना सन 1875 में मडाम ब्लावस्तु और ओलकार्ट द्वारा न्यूयॉर्क में हुई थी। इस संस्था की इंग्लैंड की शाखा से संबंध श्रीमती एनी वसन सन 1899 में भारत आई और सोसाइटी की विकास में इन्होंने तन मन से वो पूरी तरह जुट गए। शिक्षित भारतीय बेसेंट जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए। तो बेसेंट जी ने हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता को आदर्श रूप देने के लिए शिक्षा संस्थाएं भी इन्होंने खोली। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज इस तरह की संस्था है। यद्यपि अंग्रेजों ने अपनी निजी स्वार्थवश ही इस देश में नई अर्थव्यवस्था, औद्योगिकता, संचार सुविधा, प्रेस आदि स्थापित किया, फिर भी इससे भारत का ही हित हुआ। अब परंपराएं हटकर सभी में नूतन गत्यात्मकता का अनुभव हुआ। मतलब परंपरा को घिसते घिसते लोगों में जो नूतन लोग हैं, जो नवयुवाएं हैं, तो वे क्या करने लगे कि एक हमारे मतलब ये परिवर्तन होना चाहिए, मतलब वो परिवर्तन मांग करने लगे। तो नए परिवेश में लोग अपने को नए ढंग में ढालने लगे। तो विदेशी भी आ गए, तो उन नए परिवेश में अपने नए ढंग में ढालने लगे। लोग इसे पश्चिमीकरण न कहकर, मतलब लोग यानी कोई लोग पश्चिमीकरण न कहकर आधुनिकीकरण कहने लगे। वास्तव में पश्चिम से कुछ बातें ग्रहण की गई और ग्रहण की गई बातों में भी रूपांतर हुआ। मतलब सभी बातों को लेकिन ग्रहण नहीं की गई। पुनर्जागरण के फलस्वरूप मृतप्राय संगीत को रविंद्रनाथ टैगोर ने नई संगीत की कल्पना की, जिसमें पूर्व और पश्चिम के स्वरों का मिश्रण था। मतलब यहाँ भारत में पश्चिमों के आने के बाद मतलब क्या हो गया, जो हमारे संगीत हो, संस्कृत, चित्रकला हो, ये सभी मृतप्राय जैसे हो गए थे। इनका कोई डिमांड यहाँ थे नहीं। मतलब पश्चिम को ही देख देख के मतलब लोग पश्चिम को ही अनुकरण करने लगे। तो 1919 में अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। तो इसे रविंद्र संगीत कही गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान विष्णु नारायण भाटखंडे का है। नवजागरण का सबसे अधिक प्रभाव बंगला साहित्य पर पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तब मतलब नए नए साहित्य वहाँ उगने लगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र बंगला साहित्य से अनुप्राणित होकर नए ढंग की साहित्य रचना का प्रारंभ करने लगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगियों का योगदानकारी महत्व इस बात में है कि उन्होंने हिंदी के विकास की सही प्रक्रिया को पहचान कर उसकी प्रकृति के अनुरूप उसका आगे और विकास किया। आगे चलकर द्विवेदी युग में इसे और भी नई दिशा प्राप्त हुई। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को
1857 की सांस्कृतिक पुनर्जागरण किस तरह हुई, मतलब कैसे लोगों में मतलब नई उत्साह उमंग भर गए सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए, तो शायद आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।